आज मेरी शादी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी और उदास थी और मन में सोच रही थी कि यह क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वो मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी कहकर घूमता फिरता था, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान, मैं रवि का सामना कैसे कर सकती थी। मैं सुहाग की स्टेज पर बैठी हुई थी, यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि कमरे में आ चुका था। रवि को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और रवि का सामना पहली बार हो रहा हो। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। रवि अंदर आकर मेरे पास बैठा। रवि को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे पूरे बदन में करंट लग चुका था। रवि मेरे पास बैठते हुए बोला, दिव्या, आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे रवि से घिन आने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी रवि मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में रवि से कहा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। रवि ने कहा कि नहीं दिव्या, मैं कमरे से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे रवि की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी रवि से जबरदस्ती करवाई गई थी। रवि अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और विवेक की लव मैरिज थी। विवेक मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे ऊपर जान छिड़कते थे। जितना प्यार विवेक मुझसे करते थे, उसका कई गुना प्यार मैं उनसे करती थी। जब मैं विवेक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो साथ में मेरे सास ससुर और मेरे छोटे देवर रवि, हम एक साथ इस घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। और मेरे देवर रवि तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भी भाई नहीं था, इसीलिए मैं रवि को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। रवि अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की बातें शेयर करते थे। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी थे। मैं उनसे मजाक मजाक में हर वक्त कहती रहती थी कि तुम्हारी शादी अपने मायके में कर आऊंगी। इस बात पर रवि कहते, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हो, इसीलिए आपका फैसला सर आंखों पर है। आप मेरी शादी जहां पर करोगी, मैं हंसी खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हॉल में टीवी देख रहे थे और मेरे पति विवेक किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिरकर बेहोश हो गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनकर रवि दौड़ते हुए किचन में आए और मुझ पर पानी के छींटे मारने लगे। मैं थोड़ी होश में तो आ गई, फिर भी मुझे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। मुझे चक्कर आ रहा था। रवि ने जल्दी से विवेक के पास फोन किया और अपने मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को भी बुलाया और यह बात बताई। विवेक मेरी बेहोशी की खबर सुनकर जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। घर में सभी बहुत खुश हुए। विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में रवि भी चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपनी मम्मी पापा को भिजवा देती हूँ, वो ये बात सुनते ही मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके की इकलौती की वजह से अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी।
इस स्थिति में मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल करती थी। कभी कभी मेरे पति विवेक और रवि मुझसे मिलने आ जाया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे देवर रवि मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरे पड़ोस की एक मेरी सहेली मुझसे मिलने आई हुई थी, जिसका नाम श्वेता था। वह बहुत अच्छी थी। मैंने श्वेता के बारे में पहले ही रवि से मजाक मजाक में बताया हुआ था और मेरे पास श्वेता की कुछ फोटो भी थी, जो मैंने पहले रवि को दिखाया भी था। रवि श्वेता को देखते ही पहचान गया और मन मन में मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि भाभी, यही वह लड़की श्वेता है ना, जिसका फोटो आपने मुझे दिखाया था। मैंने भी धीरे से इशारे में उसे हाँ में इस समझा दिया कि हाँ वही लड़की है। श्वेता दिखने में सुंदर थी। रवि धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा। मैं भी रवि का साथ देते हुए श्वेता और रवि दोनों का परिचय आपस में करवा दी। कुछ देर बाद रवि घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई, पर शायद उस दिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आती तो रवि के बारे में पूछती। उस दिन से रवि का भी मेरे मायके में आना कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक दिन रवि ने मुझसे बातों ही बातों में कह दिया कि भाभी, आप कहती है ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में करवाऊंगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैंने रवि से मजाक में कहा कि ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी की बात जरूर करूंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी का डेट आ गया और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे। मेरे पति विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। रवि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता था कि उसका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता था, और क्योंकि विवेक का ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले से बाहर ही गुजरता था, वो जब थक हार कर घर आते तो शिवांश सो चुका होता था। इसीलिए शिवांश अपने चाचा रवि के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। शिवांश अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और शिवांश को संभालने में इतनी बिजी हो गई थी कि रवि से किया हुआ वादा मैं भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा क्या? तभी वहाँ पर अचानक विवेक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति विवेक का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते विवेक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी। शायद इसीलिए रवि अपनी बात मुझसे बता नहीं रह पाए कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाले थे, और मैं भी भूल गई। विवेक दुबई पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया और बोले मैं अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन अंतराल में विवेक और मेरी फ़ोन पर बातें हो जाती थी, पर अचानक न्यूज़ में आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज़ यही थी कि विवेक जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने विवेक के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले से दुबई भेजा था, पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वहां की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव में आग लग गई। वहाँ सारे लोग मारे गए, जिसमें विवेक भी थे। यह न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया था। सभी बहुत रो रहे थे। मैं तो सुन पड़ चुकी थी। मेरे आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं रोना चाहती थी, पर मेरा पूरा शरीर पत्थर सा हो चुका था। मुझे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। घर के चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता हो गई थी कि कहीं यह पागल ना हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। और वह लोग मुझे रुलाने की भी कोशिश कर रहे थे। आसपास के सभी औरतों की कोशिश नाकाम रह गई। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था, विवेक अब इस दुनिया में नहीं थे। मुझे इस हालत में देखकर रवि मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। रवि ने
जब मुझे यकीन दिलाया उसके बाद मैं इतना तेज चीखी और चिल्लाई और खूब रोई। मेरे आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था, अब सब खत्म हो चुका था। मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैंने रोते रोते कहा था कि अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है, उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना ही होगा। कुछ दिन बाद विवेक का अंतिम संस्कार हो गया। विवेक के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा, दिव्या अब यहाँ पर रहकर क्या करेगी, अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम दिव्या को आपके घर नहीं जाने देंगे। दिव्या हमारी बेटी के समान है, हमारे घर ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि दिव्या यहाँ पर रहकर करेगी क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वह दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों की क्या सारी बातें मैं इस कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन में किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती ही नहीं थी, तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि विवेक के सिवा किसी और को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा कि आप लोगों से ज्यादा हमें दिव्या की फिक्र है, हमें पहले ही दिव्या के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा, क्या? मेरे सास ससुर ने कहा कि हम दिव्या की शादी अपने छोटे बेटे रवि से करवाना चाहते हैं। सभी मेरी जिंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे, किसी ने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। मेरी रवि से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था, आप लोग जैसा सोचे। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमसे पहले दिव्या के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोलो, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी के किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं होती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो इनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तभी मेरे ससुर जी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम शिवांश के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे विवेक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा शिवांश मेरे से दूर हो जाएगा। इसीलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू रवि से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने को बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन रवि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही रवि से इस बारे में बात कर ली थी। शायद रवि मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी होने के बाद रवि मुझसे बात करने की वजह तलाश करता था, पर मैं थी कि उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक रात मैं अपने बेटे शिवांश को लेकर अपने कमरे में सोने गई। तभी अचानक रवि आ गया और मुझे बोला, माफी मांगते हुए कहने लगा, दिव्या, मेरी और तुम्हारी शादी बहुत बड़ी मजबूरी में हुई है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, बस मुझे तुमसे यह कहना था कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें यह शादी करने को मजबूर किया गया था, वैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने मजबूर किया, और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकता था, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते, और शिवांश के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसीलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी करने को हामी भर दी। रवि के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे रवि के ऊपर तरस आने लगा। मैंने रवि से कहा कि रवि, मेरी शादी तुमसे हुई जरूर है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ वक्त चाहिए।
अचानक रवि के मुंह से निकल गया, ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं, दिव्या। मुझसे बात करने के लिए उस दिन शायद रवि ने एक गहरी सांस ली थी और वो मेरे कमरे से चला गया। वक्त गुजर रहा था, ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 8 से 10 महीने गुजर गए, पर रवि ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरा भी तो उसके प्रति कोई फर्ज था, आखिर मैं उसकी पत्नी जो बन चुकी थी। मैं इसी आनंद फानन में थी कि कैसे मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था, सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। मैं सबको खाना परोस रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गई। जो ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे सामने विवेक खड़े थे। मैं विवेक को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी कि आप कहाँ चले गए थे, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। विवेक ने बताया, जब कंपनी में आग लगी तो हम 2 लोग किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से निकल गए, और वह आग अपने से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहां से भाग रहे थे, उन्हीं लोगों ने हमें पकड़कर बंदी कर लिया था। बंदी बनाकर वह लोग अपने किसी अड्डे पर हमें ले गए थे और वहां पर हमसे वह लोग ढेर सारा काम करवाते, पर उन्हीं में से एक आदमी था, शायद उसको हम लोगों पर दया आ गया और उसने हमें वहां से भगा दिया। हम वहां से भाग तो गए थे, पर हमारे पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए हम इधर उधर करके किसी तरह अपना दिन काट रहे थे। तभी हमें वहां पर एक इंडिया का आदमी मिला। हमने उससे मदद मांगी। वह आदमी हमारी मदद करना तो नहीं चाहता था, पर हमने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। फिर उसने कहा, हम फ्री में तुम दोनों को मदद नहीं कर सकेंगे, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमने उसके बताए मुताबिक उसका बहुत सारा काम किया और वह कुछ दिन बाद हमारा टिकट करवा कर हमें इंडिया भेज दिया। मैं अपने पति विवेक के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुश हुई कि चाहे किसी भी तरह उनकी जान बच गई। हमारे अंदर एक बात खटक रही थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे विवेक को देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके अंदर भी कुछ खटक रहा था। किस्मत भी हमारे साथ ना जाने क्या क्या खेल खेलती है। हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी आज बर्बाद हो गई कि घर में सभी इसी को विचार कर रहे थे कि आखिर विवेक को सच्चाई कैसे बताया जाए कि मैंने विवेक को भी खाना परोसा और खाना खाने के कुछ देर बाद एक कमरे में आराम करने के लिए चले गए। मैं जल्दी से अपने सास ससुर के कमरे में गई। वहाँ पर रवि भी मौजूद था। हमने धीरे धीरे इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा, कैसे हम विवेक को समझाएंगे कि अगर हम इस बात को छुपा भी लें तो मोहल्ले वाले से तो ये बात छुपने वाली नहीं है। अभी हम सब यही सब बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर विवेक आ गए। विवेक को देखते ही हमारे चेहरे की रंगत उड़ गई और विवेक ने कहा, क्या बात है, सभी बड़े परेशान हैं। रवि ने कहा, नहीं भैया, बस वैसे ही आइए बैठिए। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए अपने भाई विवेक को सारी सच्चाई बता दी। विवेक भी बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो कुछ गलत हुआ पर होनी को कौन टाल सकता है। अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैंने विवेक से कहा, विवेक, मेरी और रवि की शादी हुई जरूर है, पर आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी नहीं है। इस बात पर रवि ने कहा, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है। यह सब सुनकर मेरे सास ससुर तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए थे। यह सब कहने के बाद मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विवेक मेरे कमरे में आए और वह मुझे चुप कराते हुए कहने लगे, दिव्या चुप रहो, मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो, इसमें तुम लोगों की कोई कसूर नहीं है, कसूर बस हमारी किस्मत का है। पर अब रोने धोने से अच्छा है कि इस रिश्ते को एक सही नाम दिया जाए, रवि की दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी ही हो। विवेक की बातें सुनकर मैं उनके गले लग गई और कहने लगी, विवेक, मुझे पता है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप, इसीलिए मैं रवि से शादी नहीं करना चाहती थी। पर हमारी और रवि की शादी जब हुई तो मैंने रवि से कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विवेक ने कहा, जाने दो दिव्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम पर और रवि पर पूरा विश्वास है, पर अब यह चिंता करो कि रवि की शादी किससे की जाए। विवेक के मुंह से यह बातें सुनते ही मैंने तुरंत श्वेता के पास फोन किया, पर श्वेता मेरा फोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि श्वेता रवि से दिल से प्यार करती थी और मेरी जब से रवि से शादी हुई थी, श्वेता मुझसे नफरत करने लगी थी।
पर यह बात भी मुझे पता था कि श्वेता ने अभी तक शादी नहीं की थी। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मायके गया। रवि आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्यार श्वेता थी, मैं नहीं। मुझसे शादी तो उसने मजबूरी में की थी। श्वेता को मेरी मम्मी के घर बुलाया। श्वेता जब मेरे घर आई तो विवेक को देखकर शॉक हो गई। मैंने श्वेता को समझाते हुए सारी बातें बताई। श्वेता बहुत खुश हुई और वह रवि से शादी करने के लिए तैयार हो गई और कुछ दिन बाद रवि और श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब हमारा परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका था। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जैसे कि दिव्या और विवेक की प्यार। तो कैसी लगी कहानी आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।